आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक ऐसा मामला जो सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही उलझा हुआ है। सबूतों, डेटा और मेडिकल प्रोटोकॉल्स के जरिए हम इस पूरे रहस्य को डीकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या गर्मियों में खाया जाने वाला एक आम सा फल जैसे कि तरबूज जानलेवा हो सकता है? बिल्कुल अजीब लगता है ना। लेकिन यही सवाल तब उठा जब मुंबई के डोकड़िया परिवार के साथ एक बेहद खौफनाक घटना घटी। रात में उन्होंने एक तरबूज खाया और महज कुछ ही घंटों के भीतर परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरे रहस्य की शुरुआत थी। उस रात चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के करीब 1 बजे मेहमानों के जाने के बाद परिवार ने वो तरबूज खाया। सुबह 5 बजते बजते अचानक उन सभी को बहुत तेज उल्टी और डायरिया होने लगा। उन्हें फौरन जेजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद चारों सदस्यों ने दम तोड़ दिया। मतलब इतनी जल्दी हालात खराब हुए कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जाहिर है, ऐसी घटना के बाद सबसे पहला शक किस पर जाएगा? कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स पर। हर तरफ यही बात फैल गई कि शायद तरबूज में केमिकल था, लेकिन महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि फलों पर कीटनाशकों का थोड़ा बहुत असर होना आम बात है, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं होती। और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। यहीं पर केस पूरी तरह से पलट जाता है। शुरुआत में जो लक्षण थे, उल्टी, डायरिया, उन्हें देखकर लगा कि ये टिपिकल फूड पॉइजनिंग का मामला है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस पूरी धारणा को चकनाचूर कर दिया। मृतकों के दिमाग, दिल और आंतों का रंग हरा पाया गया। जी हाँ, हरा। और सबसे हैरान करने वाली बात, परिवार के मुखिया के शरीर में मॉर्फिन के अंश मिले। मॉर्फिन एक बेहद पावरफुल पेन किलर है। अब आप ही सोचिए, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग में मॉर्फिन कहाँ से आई? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला किसी थ्रिलर फिल्म की तरह उलझता जा रहा है। जिन मेहमानों ने उसी रात उनके घर मटन पुलाव खाया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बचे हुए खाने में फंगस लग चुका था। और वो तरबूज बेचने वाला, वो गायब है। पुलिस उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रही। एक और बहुत ही क्रिटिकल एंगल ये है कि अब्दुल्ला डोकड़िया 2019 के एक धोखाधड़ी केस में मुख्य गवाह थे। हम यहाँ कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां इन सभी कड़ियों को जोड़कर देख रही हैं। जूमिंग आउट, द पॉइजनिंग प्रोफाइल इन इंडिया। तो इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जहर से जुड़े मामलों का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर हम एक बड़े टर्शरी केयर सेंटर का डेटा देखें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 89% मामले आत्महत्या के होते हैं, 8% एक्सीडेंटल यानी गलती से होते हैं। लेकिन जो होमिसाइडल मामले हैं, यानी जहां किसी को जानबूझकर जहर दिया गया हो, वो सिर्फ 3% हैं। इसका मतलब ये है कि मुंबई जैसी घटना जहां मर्डर का शक हो, वो स्टैटिस्टिकली बहुत बहुत रेयर है। और अगर हम इन आंकड़ों के पीछे के इंसानों को देखें, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? डेटा बताता है कि 23 मामलों के साथ सबसे ऊपर गृहिणियां हैं, उसके बाद किसान और फिर मजदूर आते हैं। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि पॉइजनिंग सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों से जुड़ा एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ और सोशल इशू है। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जहरीले पदार्थ हैं कौन से? चार्ट में आप देख सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस 52% के साथ सबसे ऊपर है। ये मूल रूप से खेती में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक है। इसके बाद एल्युमिनियम फॉस्फाइड आता है। खेती में काम आने वाले इन केमिकल्स का इतनी आसानी से मिल जाना ही इनकी इतनी बड़ी संख्या का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर एज डिटेक्टिव, द मेडिको लीगल प्रोटोकॉल। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। जब जहर का कोई ऐसा संदिग्ध मामला अस्पताल पहुंचता है, तो एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, उसे एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के सामने आखिर क्या चैलेंज होता है? उनके पास मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला और सबसे जरूरी, मरीज की जान बचाना और उसे स्टेबल करना। दूसरा, लक्षणों को रिकॉर्ड करना और सबूत इकट्ठा करना। और तीसरा, तुरंत पुलिस को खबर करना। मतलब वो इमरजेंसी रूम अचानक से एक शुरुआती क्राइम सीन में बदल जाता है, जहां एक तरफ जान बचानी है और दूसरी तरफ कानूनी सबूत भी जुटाने हैं।
और ये सबूत जुटाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करनी होती है। मरीज की उल्टी, पेट की सफाई का पानी, खून, यूरिन और अगर कोई बचा हुआ खाना या दवा है तो उन सबको प्रिजर्व करना होता है। इन सारी चीज़ों को कांच के जार में सील करके सही लेबल लगाकर ताले के अंदर महफूज रखना पड़ता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी चूक हो गई ना तो समझिए भविष्य का पूरा कानूनी केस वहीं का वहीं ढह जाएगा। और ये नियम किसी एक तरह के डॉक्टर के लिए नहीं है। जैसा कि हम इस मेडिकल जर्नल के रेफरेंस में देख सकते हैं, डॉक्टर का बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, वो चाहे एलोपैथी प्रैक्टिस करता हो या आयुर्वेद, सबको एक ही जैसे सख्त कानूनी प्रोटोकॉल से बंधना पड़ता है। कानून की नज़रों में हर डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो संदिग्ध मामलों में न्याय प्रणाली की पूरी मदद करे। इस मामले में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 39 के तहत अगर किसी डॉक्टर को जरा सा भी यकीन हो जाए कि मरीज को जानबूझकर जहर दिया गया है तो वो कानूनी रूप से पुलिस या मैजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देने के लिए बाध्य है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक लीगल ड्यूटी है। मेडिकल प्रोफेशनल्स पर ये एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा करने में फेल हो जाए तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। पुलिस को सूचना ना देना आईपीसी की धारा 176 के तहत एक अपराध है, और अगर किसी लापरवाही से कोई सबूत नष्ट हो जाता है तो धारा 201 लग सकती है, जिसमें जेल जाने तक का प्रोविजन है। ये साफ दिखाता है कि डॉक्टर की ये भूमिका कितनी क्रिटिकल और सेंसिटिव है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। इमरजेंसी रूम की उस अफरा तफरी में एक इंसान की जान बचाने और एक संभावित अपराध के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ खींची जाती है? मुंबई की ये दर्दनाक घटना हमें याद दिलाती है कि डॉक्टरों के कंधों पर सिर्फ एक स्टेथोस्कोप का वजन नहीं होता, बल्कि न्याय दिलाने की एक अदृश्य जिम्मेदारी भी होती है। ये तरबूज का रहस्य तब तक अनसुलझा रहेगा जब तक फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।